चैप्टर 24। क्या आपने इस पर मुस्कुराता मुखौटा लगाया है? आपकी भावनाएं आपके अपने अनुभवों के बोधपूर्ण नियंत्रण के लिए आवश्यक हैं और निश्चित ही ये आपके खुशनुमा जीवन अनुभवों को कायम रखने के लिए आवश्यक हैं। उसी तरह जैसे आप अपनी उंगलियों को गर्मी के प्रति असंवेदनशील बनाने के लिए उन्हें दबाते नहीं हैं या अपने वाहन के फ्यूल गेज सूचक को ढकने के लिए डैशबोर्ड पर मुस्कुराते चेहरे का स्टिकर लगाते हैं, क्योंकि आप ईंधन समाप्त होते नहीं देखना चाहते। आप अपनी अनुभूतियों पर मुखौटा नहीं लगाना चाहते जो आपकी वास्तविक अनुभूतियों से अलग महसूस करने का दिखावा करे। इस तरह दिखावा करने से आपके काल्पनिक आकर्षण बिंदु में तो कोई बदलाव नहीं होता। अपने काल्पनिक प्रस्तावों को केवल इस तरह से कर सकते हैं और जब आप अपने काल्पनिक प्रस्ताव बदल देते हैं तो आपको बदलाव महसूस होने लगते हैं। अपने काल्पनिक प्रस्तावों को बदलने हेतु ऊर्जा केंद्रण। जब आप कोई बीता हुआ अनुभव याद करते हैं तो आप ऊर्जा पर केंद्रित होते हैं। जब आप भविष्य में होने वाली किसी संभावित चीज की कल्पना करते हैं तो आप ऊर्जा पर केंद्रित होते हैं। और निश्चित ही जब आप अपने वर्तमान में किसी चीज को देखते हैं तो भी आप ऊर्जा पर केंद्रित होते हैं। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप अतीत, वर्तमान या भविष्य में से किस पर केंद्रित हैं। आप तब भी ऊर्जा पर ही केंद्रित होते हैं और आपका आकर्षण बिंदु या ध्यान आपने एक कंपन प्रस्तावित करने का कारण बनता है जो आपका आकर्षण बिंदु होता है। जब आप किसी चीज पर विचार करने, याद करने या कल्पना करने में समय बिताते हैं तो आपके भीतर एक कंपन सक्रिय होता है। यदि आप इस विचार पर वापस लौटते हैं तो आप पुनः कंपन को सक्रिय कर देते हैं। आप किसी विचार पर जितनी अधिक बार पुनः लौटते हैं वे कंपन उतने ही अंतरंग होते जाते हैं और आपके लिए उन्हें सक्रिय करना आसान हो जाता है। आखिरकार वे आपके भीतर एक प्रबल कंपन पैटर्न बन जाते हैं और चूंकि वे आपके कंपन पैटर्न में बड़ी भूमिका रखते हैं, अतः इससे संबंधित चीजें आपके अनुभवों में दिखाई देना आरंभ हो जाती हैं। और इस तरह आपके कंपन क्या प्रस्तावित कर रहे हैं उसे समझने के दो अचूक तरीके हैं। देखिए, आपके अनुभव में क्या घट रहा है, आप जिस पर केंद्रित हैं और जो प्रत्यक्ष हो रहा है उनमें सदैव काल्पनिक तालमेल होता है। और इस पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं निरंतर आपके काल्पनिक प्रस्तावों और आपके आकर्षण बिंदु को लेकर फीडबैक देती रहती हैं। स्वदेशी सृजनकर्ता बनने हेतु आपको बोधपूर्वक जागरूक रहना होगा। हमें लगता है कि यह बहुत अद्भुत होता है जब आप अपनी सोच व अनुभूति तथा जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसके बीच सह संबंध बनाना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि तब उस बोधपूर्ण जागरूकता द्वारा आप अपने विचारों में वह स्वदेश्य पूर्वक संशोधन कर सकते हैं जिससे आप उस चीज को आकर्षित कर सकें जो आपको अधिक प्रीतिकर हो। लेकिन स्वदेशी सृजन का सबसे संतोष प्रदायक पहलू आपके द्वारा सोचे जा रहे विचारों की अनुभूतियों के प्रति संवेदनशील होना है, क्योंकि तभी किसी बुरे अनुभव होने वाले विचार को अच्छे महसूस होने वाले विचार में बदलने की संभावनाएं होती हैं। इससे कुछ अवांछित घटने के पूर्व ही आपके आकर्षण बिंदु में सुधार हो जाता है। वे अत्यधिक सरल होता है क्योंकि अवांछित भौतिक प्रत्यक्षीकरण होने के पूर्व ही अपने विचारों की दिशा को किसी बेहतर अनुभूति की तरफ स्वदेश्य पूर्वक परिवर्तित कर दिया जाए। अब आप समझ गए होंगे कि स्वदेशी सृजन का अर्थ अपने विचारों को अच्छी अनुभूतियों की दिशा में स्वदेश्य पूर्वक निर्देशन है। अच्छे अनुभूत होने वाले विचारों के स्वदेश्य पूर्वक चयन से आपको संतुष्टि का एहसास होता है और तब इन अच्छी अनुभूतियों को प्रत्यक्ष होते देखने का आनंद लेते हैं, जो कि लाजमी है। इसके अलावा अधिक अच्छी महसूस न होने वाले विचारों तथा उसके बाद के अवश्य संभव अधिक अच्छे महसूस न होने वाले प्रत्यक्षीकरण को पहचानने से भी कुछ संतोष मिलता है, क्योंकि अब शक्तिशाली आकर्षण के नियम के प्रति आपकी बोधपूर्ण जागरूकता से आपने नियंत्रण की अनुभूति प्राप्त कर ली है। अपने विचारों और अनुभूतियों तथा आगामी प्रत्यक्षीकरण के बीच सहसंबंध बनाए बिना आपको अपने अनुभव में आने वाली घटनाओं पर बोधपूर्वक नियंत्रण नहीं रह जाता। एक के नियंत्रण के प्रयास में दूसरे अनियंत्रित हालात होते हैं। ज्यादातर लोगों के अधिकांश विचार कंपन वे जो कुछ देखते हैं उसकी प्रतिक्रिया होते हैं। जब वे कोई अद्भुत चीज देखते हैं तो उन्हें अद्भुत अनुभूति होती है, जब वे कोई बुरी चीज देखते हैं तो उन्हें बुरी अनुभूति होती है। लेकिन वे मानते हैं कि उनका इन अनुभूतियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उन हालात को नियंत्रित नहीं कर सकते जिन्हें वे देख रहे हैं।
बहुत से लोग अपना पूरा जीवन हालात को नियंत्रित करने के प्रयास में गुजार देते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि हालात को नियंत्रित करने पर वे बेहतर महसूस कर सकेंगे, लेकिन भले ही वे दूसरों के कार्यों पर कितने ही अधिक नियंत्रण हासिल कर ले, वह कभी पर्याप्त नहीं होता क्योंकि हमेशा कोई दूसरी अनियंत्रित परिस्थिति होती है। दूसरों के जीवन में आपका कोई रचनात्मक अधिकार नहीं है क्योंकि वे स्वयं अपने कंपन प्रस्तावित कर रहे हैं जो उनके अपने आकर्षण बिंदु के समान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने कंपन प्रस्तावित कर रहे हैं जो आपके आकर्षण बिंदु के समान है। स्वदेशी सृजन यानी अच्छा महसूस होने वाले विचारों को चुनना। बहुत से लोग कहते हैं एक बार ये हालात बदल जाएं तो मुझे अच्छा महसूस होने लगेगा। जब मेरे पास अधिक पैसा होगा या अच्छे घर में चला जाऊंगा या बेहतर नौकरी या बेहतर जीवन साथी मिल जाएगा तब मैं अच्छा महसूस करूंगा। हम इस बात से असहमत नहीं है कि कुछ ऐसा देखना अधिक बेहतर रहता है बजाय उसकी जो अधिक पसंद न हो, लेकिन यह अपने आप में उलटबासी है। स्वदेशी सृजन का अर्थ हालात में परिवर्तन करना और इस बदली परिस्थिति में बेहतर अनुभूति को प्राप्त करना नहीं है। स्वदेशी सृजन का अर्थ उस विचार को चुनना है जो आपको उसे चुनते समय ही अच्छा महसूस होने लगे और जो परिस्थितियों में बदलाव का कारण भी बने। उदाहरण के लिए, बेशर्त प्रेम वास्तव में अपने प्रेम के स्रोत के साथ संबंध बनाए रखने की इच्छा है, जिससे आप स्वदेशीपूर्वक उन विचारों को चुन लेते हैं जो आपके संबंधों को स्वीकार कर सके। फिर आपका आगे चलकर चाहे कुछ भी परिणाम आए और आप अपने आकर्षण बिंदु को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाने पर अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि उन्हें ऐसा करना ही होगा, उन परिस्थितियों को बदलना ही होगा। केवल काल्पनिक सीमा में विचारों को कर सकते हैं आकर्षित। कुछ लोग कहते हैं स्वदेशी सृजन संबंधी ये बातें काफी सरल मालूम पड़ती हैं, लेकिन मुझे इसे करने में इतनी परेशानी क्यों आ रही है? मुझे अपने विचारों को नियंत्रित करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ऐसा लगता है मेरे विचार शासक हो गए हैं। मुझे लगता है मेरे विचार अपने आप विचार कर रहे हैं। याद रखिए, आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली नियम है और आपके लिए संभव नहीं है कि आप किसी ऐसे विचार को खोजें व बनाए रखें जो आपके मौजूदा काल्पनिक रुझान बिंदु विचार से काफ़ी अलग हो। आप केवल उसी विचार तक पहुंच सकते हैं जिसके कंपन आपकी मौजूदा काल्पनिक सीमा के भीतर हो। क्या आपने कोई ऐसा संगीत सुना है जो आपको अच्छा लगा हो, लेकिन जब बाद में आपने वही संगीत फिर से सुना तो ज़रा भी पसंद ना आया हो? उसे पहली बार सुनते समय आप मुस्कुरा रहे थे, शायद उस संगीत पर झूम भी रहे होंगे। वहीं दूसरी बार उसे सुनते समय आपको वह संगीत परेशान करने वाला और कष्टप्रद लगा। आपने जो अनुभव किया था वह उस संगीत के साथ आपका काल्पनिक तालमेल था। दूसरे शब्दों में, जब आप अपने वास्तविक स्वरूप के निकट होते हैं तो संगीत आपकी अच्छी अनुभूतियों के साथ मिश्रित हो जाता है, लेकिन जब आप अपने वास्तविक स्वरूप के साथ अनुकूलित नहीं थे तो वह संगीत केवल आपके कल्याण के कंपनों के बीच उस अंतर को इंगित कर सका जो आपका वास्तविक स्वरूप है और जो इस क्षण आपका प्रतिरोधी कंपन है। कभी ऐसा समय भी होता है जब आपके मित्र आपको ठेस पहुंचाकर या चढ़ाकर बेहतर महसूस होने वाले विचार तक पहुंचा देते हैं, जबकि अन्य अवसरों पर उनका ठेस पहुंचाना या चिढ़ाना आपको बुरा अनुभव करवाता है। आपको बेहतर महसूस करवाने में उनको मिली किसी भी सफलता के पीछे अधिकांशतः यह होता है कि आप फिलहाल तालमेल से कितना दूर हैं, क्योंकि जहां छोटी काल्पनिक छलांग लगाना सरल होता है वहीं बड़ी छलांग लगाना कठिन बल्कि असंभव होता है। विधियों का उद्देश्य आपका प्रतिरोध समाप्त करना है। आगामी पृष्ठों पर आप वे विधियां पाएंगे जो धीरे धीरे आपको आपके काल्पनिक आकर्षण बिंदु में सुधार करने में सहायता देंगी। इसमें आपकी मौजूदा काल्पनिक स्थिति व्यक्ति दर व्यक्ति और समय दर समय अलग होती है। इस तरह आप विधियों से प्राप्त अनुभव द्वारा जान जाते हैं कि फिलहाल वह विधि आपके लिए उचित है या नहीं। देखते, याद करते, सोचते और चर्चा करते हुए आप जिन विचारों का अभ्यास करते हैं वे आपके सबसे अधिक प्रबल विचार या विश्वास बन जाते हैं जो अब आपके आकर्षण के बिंदु पर प्रभुत्व रखते हैं, और आप जिस भी विचार पर ध्यान देते हैं या केंद्रित होते हैं वह आपकी भावात्मक प्रतिक्रिया की अनुभूति का कारण बन जाता है। इस तरह समय के साथ आप विशिष्ट चीज़ों के बारे में विशिष्ट तरह से सोचने लगते हैं और हम इसके लिए भावात्मक रुझान बिंदु का नाम देते हैं। निम्नलिखित विधियों को मैं 1 से 22 तक संख्याएं दे रही हूँ। आप इनमें से अपने कल्याण के स्रोत के साथ काल्पनिक तालमेल में
जिसके भी जितने निकट होंगे उससे न्यून संख्या की तकनीकें आपको पूर्णतः पुनः अनुकूलित करने के लिए उतनी ही अधिक सहायक होंगी। आप स्रोत के साथ अपने मौजूदा काल्पनिक तालमेल से जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही अधिक संख्या वाली विधि आपका तालमेल पुनः बना सकेगी। मान लेते हैं आप उसमें से हैं जो आमतौर पर अपने कल्याण के स्रोत के साथ तालमेल के इतने निकट हैं कि आप 12 नंबर विधि से पहले की किसी विधियों का शायद ही उपयोग करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके कारण आपके कंपन आपके संबंधों की सामान्य सीमा से नीचे चले जाए, और यदि ऐसा होता है तो आपको अधिक संख्या वाली विधियों से लाभ हो सकता है, लेकिन आपके लिए यह अपवाद है। आपके मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु में सौदेश्य पूर्वक बदलाव करना। वहीं दूसरी ओर आप संभवतः उनमें से एक हो सकते हैं जिन्हें यह न याद हो कि अंतिम बार किसी चीज के बारे में आपने अच्छा महसूस कब किया था। आप जिंदगी में ऐसे हालात देख रहे हैं। संभव है आपने अपने रुझान बिंदु को ऐसे विकसित कर लिया है जो आपको निरंतर कल्याण के संबंधों की सीमा से बाहर रख रहे हैं। ऐसा होने पर आपको पहली 5 या 6 विधियों में से कोई राहत नहीं मिलने वाली, और आपको संभवतः थोड़ी राहत हमारी यहाँ बताई गई विधियों में से केवल अंतिम विधि की शुरुआत से मिल सकती है। लेकिन हम आपको जिस सबसे महत्वपूर्ण चीज का एहसास कराना चाहते हैं वह यह है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं या आप इसे कितनी तेजी से महसूस कर पाते हैं। मायने यह रखता है कि आप बोधपूर्वक कुछ राहत पा सकेंगे, फिर चाहे ये कितनी ही कम क्यों ना हो, और आप यह समझ सकें कि आपकी राहत उन सौदेश्य पूर्वक प्रयासों का ही नतीजा है जो आपने किए हैं, क्योंकि जब आप राहत पाने के काबिल होंगे तभी आप अपने अनुभवों पर रचनात्मक नियंत्रण पुनः प्राप्त कर सकेंगे, और तब आप जहां इच्छा हो उसी तरफ आगे बढ़ सकेंगे। याद रखिए, इनमें से प्रत्येक विधि का उद्देश्य आपकी काल्पनिक आवृत्ति को ऊपर उठाना है। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि इनमें से प्रत्येक विधि का उद्देश्य आपके प्रतिरोध को कम करना है, या इन विधियों का उद्देश्य प्रतिरोध से राहत पाना है, अथवा इन विधियों का उद्देश्य बेहतर एहसास है, या इन विधियों का उद्देश्य मेरे भावात्मक रुझान बिंदु में सुधार करना है। विधि आरंभ करने के कुछ मिनट बाद यदि आप उतना अच्छा या उससे बेहतर महसूस न कर सकें जितना शुरुआत से पहले कर रहे थे, तो उस विधि को वहीं रोक दें और इससे अधिक संख्या वाली किसी दूसरी विधि को चुनें। हल्के हो जाएं और इन सब का आनंद लें। हमने यहाँ विधि, तकनीक या खेल शब्दों को अदल बदल कर प्रयोग किया है, क्योंकि ये ऐसी शक्तिशाली विधियां हैं जिनकी सहायता से आप जिस भी चीज़ की इच्छा रखते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। यदि आप इन्हें खेल की तरह लेंगे तो इससे आपको बेहद कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, जो उसे किसी टूटी चीज़ को जोड़ने के लिए किसी साधन के तौर पर लेने से होगा। इन विधियों में सफलता पाने की कुंजी इस बात में है कि ये वास्तव में आपके प्रतिरोध को त्यागने की क्षमता को बढ़ा देंगे। आप जितना अधिक विनोदशील रहेंगे, आप उतना ही प्रतिरोध कम करेंगे। इन विधियों का स्वदेश्य पूर्वक उपयोग आपको अपने भावात्मक रुझान बिंदु को बढ़ाने में सहायक होगा, और इस तरह आपके आकर्षण बिंदु को बदला जा सकेगा। आपको एक सुधार फौरन, यहाँ तक कि इस खेल के कार्यान्वयन के पहले ही दिन से दिखाई देने लगेंगे। तब अभ्यास बढ़ाने पर आप अपने जीवन के प्रत्येक विषय से संबंधित आकर्षण बिंदु में सुधार कर सकेंगे। आप इस क्षण अपनी वास्तविकता के सृजनकर्ता हो। अपने अनुभवों के सृजनकर्ता आप स्वयं हैं। भले ही आप यह जानते हो या नहीं, आपका जीवन अनुभव उन कंपनों की सुस्पष्ट प्रतिक्रिया में प्रकट होता है जो आपके विचारों के परिणामों से प्रसारित होता है, भले ही आप इसे जानें या नहीं। हमने यहाँ जो विधियाँ बताई हैं वे आपको उस व्यक्ति में रूपांतरित कर देंगी जो अपनी वास्तविकता का अनजाने में या स्वतः ही सृजन करता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी वास्तविकता का स्वदेशी सृजन करता है। आपके द्वारा इन विधियों को उपयोग करने से आपको अपने जीवन अनुभवों के सभी पहलुओं का सुस्पष्ट नियंत्रण हासिल हो जाएगा। हम अत्यधिक प्रेम और उत्साह के साथ इन जीवन परिवर्तित करने वाली विधियों को आपके सुपुर्द करते हैं। यहाँ अथाह प्रेम है आपके लिए।